हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वार्निंग स्टडी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2024 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हम इसमें गिने चुने जो छांट के जो 2024 में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपके बीच सॉल्व कर रहा हूं और बारी बारी से देखते रहना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हेलो, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का 196 और 38,220 का HCF का मतलब होता है मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। अब यहाँ पे समस्या है कि यूक्लिड, अब हम लोग मौसा तो पढ़े हैं, HCF तो पढ़े हैं। अब यूक्लिड क्या होता है? यूक्लिड में अब देखो, यूक्लिड विधि से यहाँ पे क्या है कि आपको एक रफ पेज लेना पड़ेगा और रफ पेज लेने के बाद आप 196 और 38,220 को मौसा कीजिएगा, यानी भाग की तरह जो हम लोग बचपन में भाग और मौसा सीखे हैं वो। अब क्या करेंगे, 196 को हम एक मरतबे लगाते हैं यहाँ पे, तो 196 कट के आता है आपको 6, 8 और 186। फिर आप यहाँ पे 2 उतार देते हैं, 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 9 मरतबे। जब 196 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1764। अब घट के आ जाएगा 12 में 11 हासिल, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 9। इसके बाद है ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे हम 0 बच गया, 0 उतारेंगे। अब इसको हम 196 के जब 5 से लगाएंगे तो 9 से 80 हो जाएगा, यानी कि आपको कट जाएगा। तो हम ये रफ पेज किए। अब इस रफ पेज में करना क्या है कि आपके पास जो एक रफ पेज में आपको यहाँ पे देख रहा है कि जी 196 से भाग लगाए और यहाँ पे 195 मरतबे पूरा कट के शेषफल 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे करना है कि 196, अब बताइए कि जी इसका मौसम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखल जाए तो 196 से भाग लगा, यहाँ शेषफल 0 आया। तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि 196 से जो भाग लगता है, मतलब अब हम लोग बचपन में सीखे थे कि जिससे हम भाग लगाएंगे वही चीज़, जो हमारा भाग लगाएंगे वही चीज़, और जिससे भाग लगने के बाद जो शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 196 से भाग लगा, यहाँ 0 आ गया। तो आप उस पेज में जाके देखिए कि ऑप्शन में आपको मिला है कि ए में 245 है, नहीं है। बी में 125 है, ये भी नहीं होगा। सी में 196, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 196। डी आंसर भी मेरा नहीं होगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड में आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि जैसे मैं इसको रफ में हम जैसे कि इसको रफ में हम जैसे अभी हम सॉल्व किए हैं, वैसा ही आपको एग्ज़ाम में रफ पेज में सॉल्व करके, है ना, आपको टिक लगाना है, OMR शीट में आपको घसना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में मूल बिंदु का निर्देशांक कौन है? अब भले बात ही आप लोग नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे, आप तो एग्जाम का टाइम आ गया। निम्नलिखित में मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु किसको कहते हैं? मूल का मतलब होता है 0, मतलब कुछ भी नहीं, केवल 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, ए में है 2,0, ए नहीं होगा। बी में है 0,0, तो यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा का मूल बिंदु का निर्देशांक याद रहे 0,0, न सी होगा न डी होगा। तो निम्नलिखित में मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अब मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशांक 4,6 और 3,5 का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे क्या दिया? 4,6, ध्यान रहे 4,6 और 3,5। अब यहाँ पे हम रफ, अब इसके लिए तो हमारा हमको तो रफ पेज करना पड़ेगा। 4,6 एक बार और देख लेते हैं। 4,6 और 3,5, 4,6 और 3,5,
5। अब इस दोनों का मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। अब यहाँ पे इसको x1 माना जाता है, यहाँ y माना, यहाँ x2 और यहाँ y2 माना जाता है। अब ध्यान रहे कि x1 की जगह पर 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस, x2 के जगह पर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब y1 प्लस y2, तो यहाँ पे y1 कितना है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस y2 कितना है, तो y2 मेरा हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे बटे 2। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7, यहाँ हम रफ पेज कर रहे हैं, 7 बटे 2 और 6 5 11, 11 बटे 2, यानी कि 7 बटे 2, 7 बटे 2 कॉमा 11 बटे 2। हमारा इसमें देखिए ऑप्शन में देखेंगे कि 7 बटे 2, हाँ ए में देखिए 7 बटे 2 कॉमा 11 बटे 2, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ये ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 7 बटे 2 और 11 बटे। तो निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, इस पर बैठाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद समांतर श्रेणी में बहुत आसान क्वेश्चन है, चौथा नंबर, समांतर श्रेणी 2,7,5, 2,7, 12, 17, 22 का पदांतर ज्ञात करें। अब देखिए सोचने वाली बात है, पदांतर का मतलब होता है सर्व अंतर, इसको पदांतर कह सकते हैं या एग्जाम में आपको सर्व अंतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सर्व अंतर। सर्व अंतर का मतलब होता है ये एक दूसरे के बीच का डिफरेंस, एक दूसरे को। तो हमको पदांतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पदांतर जब भी हम निकालें हम तो पदांतर निकालते का तो ये दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद क्या है 7 है और पहला पद क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, चौथा 17 है, पाँचवा 22 है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 माइनस 5, यहाँ पे आपका 7 माइनस हाँ, दूसरा पद 7 है और पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, दूसरा पद 7 है और पहला पद 2 है। जब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, इसलिए इसका पदांतर जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो पदांतर है समांतर श्रेणी का जो पदांतर बोला निकालने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक दूसरे के बीच की दूरी कितना रहा है 5 आ रहा है। और इससे भी आसान क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसका नाम है समरूप। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 64 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर छूट गया है, आप लोग क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुपात 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो भुजाओं का अनुपात। सीधी सी बात है, जब इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया है कि 64 अनुपात 121 क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए 64 का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 अनुपात 121 का वर्गमूल कितना करेंगे तो 11, तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 11। चूँकि क्षेत्रफल इतना है 64 अनुपात 121, तो हमको भुजा निकालना है, तो भुजा इसका वर्गमूल करके निकालेंगे, 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल, मेरा आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 11। जब इसी तरह से जब भुजा दिया हुआ रहेगा जो 8 अनुपात 11 भुजा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 64 अनुपात 121। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया है तो हमको भुजा निकालना है, तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए कि 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कुछ आंसर हो जाएगा मेरा बी। इसके बाद है निर्देशांक 2,3 और 4,1 का 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या निकाले, 2 बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ नियामक ज्यामिति का सवाल आ गया, फिर से एक नया पेज लेंगे भाई, नया पेज लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1
2,3 और 4,1। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दो बिंदु को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वो भी क्या रहेगा रूट अंडर में। अब रूट अंडर में रहेगा तो देखिए यहाँ पे x2 कितना है, तो x2 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है, तो 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 कितना है, तो y2 1 है, 1 माइनस y1 कितना है, तो 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से गया तो -2 को 2 बार गुना करेंगे तो +4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8। जब 8 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√2। तो देखते हैं इसमें 2√2 है कि नहीं। निर्देशांक कितना इतना, यह मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2√2, क्योंकि ये इकाइयाँ में लिखेंगे, क्योंकि ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसको इकाइयाँ में लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया कि बिंदु ए का है 5,2 4,7 और 7, -4 को बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। नियामक ज्यामिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है। हेलो दोस्तों, हाँ, जब इस तरह के सवाल आए कि जब बिंदु 5,2 इतना से बनने वाली त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब 3 गो निर्देशांक है, सबसे पहले तीनों निर्देशांक को क्या करेंगे सब में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि x1 x2 y1 x1 x2 और x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी तीनों है x1 x2 x3 y1 y2 y3। सबसे पहले तो हम इसको छांट लेंगे। यहाँ पे छांट लेंगे कि x1 कितना है, x2 कितना है, x3 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है, y3 कितना है। तो इतना हम छांट लिए, और छांटने के बाद फिर क्या करेंगे, पहले फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और इस फार्मूला पर हम इस तरह से बैठाएंगे। अब इस तरह से जब बैठाते हैं तो कैलकुलेट करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस 7 4 11 11 बचे 55 आ गया। इसके बाद 4 -2 -6 को जब +4 से गुना होगा तो -24 यानी 24 -24 में आ जाएगा। 2 में से -7 जाएगा तो -5 बचेगा। -5 को जब 7 से गुना 7 5 35 -5। अब यहाँ पे देखिए 1/2 यानी 1/2 गुने 55 में से 59 घटेगा तो -4 बचेगा, 1 2 कट जाएगा -2, मतलब यानी कि इसका आंसर जो है -2 होगा। तो यहाँ ए में, ये देखिए ए में -2 है, यहाँ स्क्रीन से टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अंदर हो गया है। ए में -2 है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर -2 होगा, ए नंबर। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है दोस्त, पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें फिर से है ना आपको 10 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बारी बारी से। टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से हम 80% का गारंटी लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टकरा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।